बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। PSY 406 की हमने फर्स्ट टर्म के लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ लेसन नंबर 30 तक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो शेयर किए थे। आज की इस वाली वीडियो में हम लेसन नंबर 31 से 45 तक के जो चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे और स्पीडली इसको कवर करेंगे। आप लोगों ने साथ साथ जो है वो नोट करते जाना है और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी, ठीक है। और इससे आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। क्लासरूम मैनेजमेंट देखें जी। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है कि जिसमें हम पॉजिटिव तरीके से किसी भी चीज़ को और प्रोडक्टिव तरीके से लर्निंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करें, उसको हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग टीचर हैं और आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करना है, कौन सा काम कब करना है, स्टूडेंट को किस तरह से डिसिप्लिन के साथ बिठाना है, ठीक है, और स्टूडेंट्स के साथ कैसे बात करनी है। सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासरूम मैनेजमेंट में आती हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें रखनी है, ठीक है, जहाँ से स्टूडेंट को भी इजीली नज़र आए, ठीक है। और क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को सेल्फ़ मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी इन्वायरमेंट को मैनेज करना नहीं आएगा, ठीक है जी। सेल्फ कंट्रोल हो गया, वही बात सेल्फ मैनेजमेंट वाली। उसके बाद बेटर टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट जो है बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें एलोकेटेड टाइम है, यानी जितना हमें टाइम जो है वो हमें दिया गया है एस्टिमेटेड, उस टाइम के अंदर हम जो है वो हम उसको एक्चुअली तौर पे अपना जो है वो लर्निंग में करवाएं। यानी अगर आप लोगों ने टाइम सेट किया है जी अपना कि हमने 1 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो आप लोग अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक आपके मोबाइल वगैरह अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप लोग उसको दूर कर दें, ताकि आप लोगों का जो जितना भी आपने एलोकेट किया है टाइम, जितना भी आपने एस्टिमेट लगाया है, उसमें आप लोग इफेक्टिव तरीके से जो है ना वो लर्निंग कर पाएँ। उसके बाद इंगेज टाइम है। इंगेज टाइम के आप लोग एक्चुअली में कितना जो है वो टाइम दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने वही बात कि आप लोगों ने अगर 1 घंटे के टाइम सेट किया हो तो उसमें आप 25 से 30 मिनट जो है वो पढ़े हैं, तो आप लोगों का जो वो टाइम होगा वो इंगेज टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद है जी टाइम ऑन टास्क। अब कोई भी काम है तो उसमें किसी काम में ये होता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी काम में जो है वो कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो है ना टाइम ऑन टास्क कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे हाउ टू इम्प्रूव योर क्लास। क्लास को इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है, ये कुछ इजी बातें हैं वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। लेसन नंबर 32 में देखें जी क्लासरूम अरेंजमेंट। क्लासरूम अरेंजमेंट क्या है, इसमें दो जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंटरेस्ट एरियाज़ एंड पर्सनल टेरिटरीज। इंटरेस्ट एरियाज़ कौन से हैं जी, इसमें वो जगह जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम के एंड पे लास्ट पे बैठना पसंद करते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो फर्स्ट जो है ना रो में बैठना पसंद करते हैं। तो ये इनका इंटरेस्ट एरिया है कि वो अपने अगर क्लास में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो फर्स्ट जो है वो रो में बैठेंगे, जबकि अगर उनको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है तो वो बैक को प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल टेरिटरीज़ क्या हैं। पर्सनल टेरिटरीज़ में जो है ना वो आएगा कि स्टूडेंट्स को हम इंटरेक्ट करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, यानी हम इंटरेस्ट एरिया जो है ना वो इस तरह से बनाएं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकें, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही वो एक दूसरे के साथ बात करना छोड़ दें, इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाउंड फील करेंगे और अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। एक्शन जोन क्या है। एक्शन जोन इज़ एन इम्पोर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक्शन जोन इज़ द एरिया इन द क्लासरूम वेयर अ स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन एंड स्टूडेंट participation is greatest in the class. To increase action zone and make learning most effective in class, it is suggested by experts that a teacher should be. अब टीचर और एक्शन जोन क्या होता है, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो ये टीचर और स्टूडेंट का जो है वो इंटरेक्शन होता है। टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ आई कांटेक्ट बना के रखें, यानी उनके जो है वो उनकी तरफ देख के बात करें, ठीक है। बुक की तरफ ही नहीं देखते जाए, उनकी तरफ देख के बात करें। इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे। और सेकंड नंबर पे है जी यहाँ पे मूव अराउंड इन क्लासरूम। स्टूडेंट जो टीचर है वो एक ही जगह पे रुकने की बजाय, यानी एक ही जगह पे बैठा रहे या कुर्सी पे बैठा रहे, उससे बेहतर है कि वो क्लास में चक्कर भी लगाए, ठीक है। और उसके बाद आई कांटेक्ट जो है वो हर एक स्टूडेंट के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये नहीं कि मतलब इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली स्टूडेंट को बोलें कि भाई आप बताएं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो चेंज करते रहें, ठीक है। यानी जो फर्स्ट पे स्टूडेंट आज बैठे हैं तो कल वो जो है वो नेक्स्ट पीछे वाली सीट पे बैठेंगे, और फर्दर इसी तरह से जो है ना वो सीट्स चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्टिव क्लास मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं, आप लोगों ने इसको देख लेना है।
नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 33, इसमें प्लानिंग स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग जो है वो किसी भी काम को करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें उस काम के बारे में प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कौन सा काम किस वक्त में करेंगे। ठीक है, अपने टाइम को डिवाइड करें, अपना जो वर्क है उसको डिवाइड करें, आप लोग किस तरह से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कितना काम जो है वो आपको किस टाइम में कवर करना है, ये सारी बातें जो हैं वो प्लानिंग स्ट्रेटजीज में आती हैं। उसके बाद ओवर प्लानिंग है। ओवर प्लानिंग जो है ना वो सम वेरिएशंस हो सकती हैं, यानी अगर आप लोग सम टाइम ये होता है कि हमारे जो वर्किंग हॉर्स होते हैं या फिर हमारे जो स्टडी हॉर्स होते हैं उसमें गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो आप लोग अपनी प्लानिंग को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं कि आप लोग अगर उसको डिले करना पड़े तो आप लोग उसको कर सकें। ठीक है, उसके बाद नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर्स को जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एकेडमी में या स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में अगर इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर हैं या फिज़िक्स या मैथ कोई भी सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर हैं, तो हमारे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट को हम मतलब हमें साथ रिलेट किया जाता है कि हम इस सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो उसमें इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर जो है वो हम कर सकें। उसके बाद मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है वो किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, ये जस्ट आप लोगों ने रीड कर लेना है। आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। होप है कि आप लोगों के इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, लेसन नंबर 34 है जी ऑब्जेक्टिव फॉर लर्निंग। लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एंड कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव। ये बार बार जो है वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। मैं पहले जो है वो काफ़ी डिटेल से समझा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है ना वो आप लोगों को प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट जो है मैं वहाँ पर जो है वो डाल दूँगी। ठीक है, लेसन नंबर 35 में देखें जी करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। ये इंपॉर्टेंट है। जो इफेक्टिव टीचर है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, उसकी क्या खसूसियात होती हैं। उसमें नॉलेज ऑफ द टीचर, यानी टीचर का नॉलेज क्या है वो रेफ़र करता है। जैसे मैंने पहले बात की कि टीचर को अपने जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रिप होनी चाहिए, टीचर का नॉलेज जो है वो इतना वास्ट होना चाहिए कि वो अगर स्टूडेंट को कुछ भी समझाए तो उसको डायरेक्टली जो है वो टीचर जो है उसको समझा सके, उसमें बार बार जो है उसको स्टक नहीं होना पड़े, यानी उसको रुकावटें जो है वो ना फेस करनी पड़े। ठीक है, इसके बाद है हिज क्लैरिटी ऑफ थाट, यानी उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ही इज़ वार्म फॉर अदर, यानी वो उसको अपने दूसरे लोगों के लिए अच्छा और ग्रेसफुल होना चाहिए, यानी वो आप अपने स्टूडेंट्स के इफेक्टिवनेस के लिए काम करे, यानी कि बस अपने बारे में सोचे। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंट्रास्टिविस्ट जो अप्रोच है इसमें क्या होता है जी, वे आर प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज इज शेयर्ड एंड निगेटेड इट, यानी इसमें क्या होता है कि जो टीचर का जी की प्लानिंग है या टीचर के लिए जो प्लानिंग की जाती है, यानी जो भी टीचर्स अपना प्लान करते हैं कि भाई हम ये काम जो है वो किस तरह से करवाएंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है वो शेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद है जी यहाँ पे लर्निंग टू रीड एंड राइट, एमसीक्यू उसके लिए हैं। कंप्रीहेंशन, मॉनिटरिंग एंड रीडिंग, ये भी आप लोगों के हो सकता है कि आपको शॉर्ट में आ जाए, लेकिन एमसीक्यू उसके लिए है। लर्निंग मैथमेटिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपकी शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि जो टीचर है वो मैथमेटिक्स को किस तरह से लर्न करवा सकता है और साइंस को किस तरह से लर्न करवा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी 5 गाइडलाइंस हैं टीचिंग के लिए। इंकरेज स्टूडेंट टू वाइज देयर ओन आइडियाज़, स्टूडेंट्स को इंकरेज करना चाहिए कि अपने आइडियाज़ बता सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए कि वो डिफ़िकल्ट आइडियाज़ के दरमियान डिफरेंस कर सकें। और उसके बाद है जी इंकरेज स्टूडेंट्स टू टेस्ट देयर ओन रिस्पॉन्सेज, उसके बाद स्टूडेंट्स को इतना इंकरेज करें कि भाई वो अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको खुद से टेस्ट कर सकें, जो उन्होंने आंसर किए हैं आया वो ठीक हैं या नहीं। उसके बाद अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें, यानी उसको दूसरों तक पहुंचा सकें, या उसमें जो उसके जो भी आइडियाज़ के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको देख सके। उसके बाद आस्क स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ देयर आइडियाज़, कि वो अपने आइडियाज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे वो उसके बारे में पूछें। उसके बाद 4 फैक्टर्स हैं जी हमारे सेल्फ रेगुलेशन में। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस वी यूज टू एक्टिवेट एंड सस्टेन आवर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस इन ऑर्डर टू रीच आउट गोल्स। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? हमें कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो उसके लिए हम अपने थॉट्स और बिहेवियर्स को एक्टिवेट करते हैं, अपने जो लगन है उसमें लगा देते हैं, उसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। इसमें 3 से 4 चीज़ें आती हैं जी।
सबसे पहला है नॉलेज, मोटिवेशन है, और उसके बाद वोल्यूशन और विल पावर है, उसके बाद फैमिलीज इन्फ्लुएंस है। नॉलेज क्या है, हमें सेल्फ रेगुलेशन करनी है तो हमें नॉलेज जो है ना वो अपने बारे में होना चाहिए, खुद के बारे में जो नॉलेज है वो होना चाहिए। हमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, कैसे किस तरह से हम स्टडी करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो हमें होना चाहिए। उसके बाद हमें मोटिवेशन जो है वो खुद को देनी है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो है वो मोटिवेशन ज़रूरी है। उसके बाद विल पावर और वोल्यूशन है। उसके बाद है जी फैमिलीज इन्फ्लुएंस, ही आप लोगों ने देख लेना है। और है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि किसी एक चीज़ के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं उसको अगर आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में आप लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन हैं या कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी वर्ड है, इंग्लिश का ही वर्ड ले लें, उसके बारे में आप लोगों को डिफरेंट सिनोनिम्स वगैरह याद आ जाते हैं या डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं उसके बारे में याद आ जाती हैं। उसके मतलब सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, मीनिंग इंग्लिश टू उर्दू आ जाता है, उर्दू टू इंग्लिश आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती हैं। एक ही किसी चीज़ के लिए आपकी जो डिफरेंट आइडियाज़ की कलेक्शन होती है उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। दो जो है ना वो टेस्ट हैं। वर्बल टेस्ट है यानी आप लोग ओरल सुन लें, और ग्राफिक टेस्ट है जिसमें आप लोगों को ड्राइंग या किसी भी तरह से आप लोग उसको शेप्स वगैरह बनवा के टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। लेसन नंबर 38 है जी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आपका जो EQ लेवल है उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि EQ जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट था डेविड गोल्डमैन जिसने ये आइडिया जो है ना वो दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 4 ब्रॉड एबिलिटीज़ टू द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ EQ। यानी EQ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। परसीविंग इमोशंस होते हैं, इंटीग्रेटिंग इमोशंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस होते हैं और मैनेजिंग इमोशंस होते हैं। इसको फर्दर हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। परसीविंग इमोशंस क्या होते हैं, ऐसे इमोशंस जिसमें हम इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ करें, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ करें कि यानी आपका इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसको हम बोलेंगे परसीविंग इमोशंस। उसके बाद इंटीग्रेट करना, यानी उन इमोशंस के बारे में जो है वो सोचना, उनको अपने इमोशंस को सोचना और उसको अपने बिहेवियर के मुताबिक जो है वो इंटीग्रेट करना, उसको हम इंटीग्रेटिंग इमोशंस बोलेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, उसके बाद अपने जो हमारे जो इमोशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। ठीक है। और लास्ट पे है जी उसको किस तरह से मैनेज करना है, अगर पॉजिटिव है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, अगर नेगेटिव है तो उसको किस तरह से डील करना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट के जो है ना वो 4 रिएक्शंस बता दिए, ये आप लोगों ने रीड कर लेने। ठीक है। उसके बाद है जी लेसन नंबर 39। लेसन नंबर 39 में आप लोगों की वायलेंस है। वायलेंस क्या होती है, जो बेजा जो स्टूडेंट्स पे जो तशद्दुद किया जाता है उसको हम बोलते हैं। जिक्सा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ये स्ट्रेटजीज फॉर कोऑपरेशन है। स्ट्रेटजीज फॉर कोऑपरेशन है जी। उसके बाद है जी स्क्रिप्टेड कोऑपरेशन कौन सी होती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोटिएटिंग, ये वाले जो है ना वो आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद लेसन नंबर 40 है जी इवेलुएशन मेजरमेंट। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन सा होता है, ऐसा टेस्ट जिसमें फॉर द पर्पज़ ऑफ इवेलुएशन और मेजरमेंट, ऐसा टेस्ट जिसमें हम इवेलुएशन और मेजरमेंट के लिए टेस्ट लेते हैं उसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। जैसे आप लोगों के क्विज़ेज वगैरह होते हैं वो मेजरमेंट के लिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें यहाँ पे जो है ना ये पूरा पोर्शन जो है ना वो आपके MCQs के लिए है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है। मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, ये सारे जो है वो आपके MCQs हैं। टाइप्स ऑफ स्कोर्स क्या है जी, परसेंटाइल, रैंक स्कोर्स है और स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं। अब ये आप लोगों ने देख लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। MCQs में इसका काफ़ी आता है। परसेंटाइल कौन से होते हैं, जो नाम से ज़ाहिर है, जो परसेंटेज भी जो है ना वो हम ग्रेड करते हैं उसको बोलते हैं जी परसेंटाइल रैंक स्कोर्स, जैसे 90%, 50%, 80%, इस तरह से। और उसके बाद स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं जिसमें आप लोगों को जो है वो नंबर्स बताए जाते हैं, 50 हैं या 40 हैं, जितने भी आप लोगों के नंबर्स होते हैं उसको हम जो है वो बोलते हैं जी स्टैंडर्ड स्कोर्स।
उसमें टी और जी स्कोर्स हैं वो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए करना है। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी रेफर्स टू द हाई पॉजिटिव कोर रिलेशन इन टेस्ट एंड रीटेस्ट स्कोर्स। अब रिलायबिलिटी का अगर हम लोगों को सिंपल बताऊँ कि भाई एक टेस्ट जो है ना वो दूसरे टेस्ट से रिलेट कर रहा है उसके स्कोर से, यानी ये नहीं कि एक टेस्ट जो है ना वो आप लोगों ने रखा है 20 मार्क्स का, तो दूसरा टेस्ट जो है ना उसमें अगर यानी आप लोगों ने एक टेस्ट में 20 मार्क्स रखे हैं और दूसरे टेस्ट में आप लोग 100 मार्क्स रखते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आप लोगों ने एक टेस्ट में 20 मार्क्स रखे हैं तो आप लोगों ने अपने अगले टेस्ट तक उन 20 जो मार्क्स अगर यानी अपने गेन किए हैं, सॉरी रिलायबिलिटी की होता है कि आपने अगर एक टेस्ट में 20% गेन किए हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में, या ये नहीं कि आप लोगों ने 10 गेन किए हैं या मतलब 5 गेन किए हैं, आप लोगों ने 20 के राउंड अबाउट ही रहना है, या 20 में से 18 ले लें, 19 ले लें, इससे कम नहीं जाना है। तो ये होता है जी रिलायबिलिटी, एक टेस्ट का दूसरे टेस्ट के साथ रिलायबल होना, रिलेशन में होना। उसके बाद वैलिडिटी है। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ टेस्ट मैयर व्हाट इट इज़ सपोज्ड टू मैयर। ठीक है, यानी वैलिडिटी क्या होता है कि जैसे अगर आप लोग देखें कि भाई हमारा जो है जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, यानी जो भी हम मैयर करना चाह रहे हैं वो मैयर कर रहे हैं या नहीं, इसको बोलते हैं जी वैलिडिटी। एब्सेंस ऑफ बाइस, ये नहीं कि भाई एब्सेंस ऑफ बाइस क्या होता है जी? अगर हमें ये नहीं देखना जेंडर रेस वगैरह का कुछ नहीं देखना कि भाई लड़का है तो उसको कितने मार्क्स देने हैं, यानी मोस्टली ये देखा गया कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो बॉयज़ को ज़्यादा मार्क्स दे देती हैं और गर्ल्स को जो है ना वो कम मार्क्स देती हैं। तो ये जो है ना वो एब्सेंस ऑफ बाइस रखनी है, यानी आपने बाइस सिस्टम नहीं करना, कोई भी जेंडर और रेस के ऊपर आप लोगों ने मेजरमेंट या असेसमेंट जो है वो नहीं करनी। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट कितने हैं? अचीवमेंट टेस्ट है, व्हाट हैज़ द स्टूडेंट लर्न। इसमें अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है जी? स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है, ठीक है। उसके बाद है जी डायग्नोस्टिक, स्टूडेंट ने जो है वो जो लर्न किया है उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट है, हाउ वेल विल द स्टूडेंट डू इन द फ्यूचर। और स्टूडेंट जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि स्टूडेंट से हम फ्यूचर में जो है ना वो प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई कितना स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी लेसन नंबर 42 प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, टेस्ट के लिए किसको हम के लिए कैसे हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। पोर्टफोलियो क्या होता है? आपका कलेक्शन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोई भी काम किया है, जैसे आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर आप लोगों को जो है आप लोगों ने जो भी काम किया होगा, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंसेस जो भी होंगी जो उनसे आप लोगों ने काम किए होंगे उसको आप लोग किसी नेक्स्ट जो है वो आप लोग कोई जो कहीं जाते हैं तो वहाँ पे सबमिट करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे आप लोग अपना जो है वो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और वहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह बना के रखे हुए हैं, तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई अपने काम को डिफ़ाइन करो, तो आप लोग अपने सिंपल अपने डिज़ाइन जो हैं वो दिखा देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोर्टफोलियो वाला, ये आप लोगों के शॉर्ट के लोगों को समझ पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी प्लानिंग फॉर टेस्टिंग, लेसन नंबर 43 में है कैटेगरीज ऑफ टेस्ट। ये आप लोगों ने देख लेना है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के एमसीक्यूज आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं, मैचिंग एक्सरसाइज आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। जबकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है, आपके एमसीक्यूज़ को हम मल्टीपल चॉइस टेस्ट कहते हैं। जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, जो आप लोगों के विक्टोरी यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव सिस्टम है क्विज़ेस का, उसको हम मल्टीपल चॉइस टेस्ट कह सकते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। 44 लेसन में आपका फ़ीडबैक है। फ़ीडबैक जो है वो देना लाजमी है किसी भी असेसमेंट के बाद, किसी भी जो मेजरमेंट के बाद आप लोगों ने फ़ीडबैक लाजमी देना है। और फ़ीडबैक जो है वो हमेशा पॉजिटिव टोन में होना चाहिए ताकि स्टूडेंट की जो गलतियाँ हैं वो भी निकल आएँ और स्टूडेंट को पॉइंट आउट हो जाएँ और वो इंसल्ट भी फील ना करे, ठीक है। इफेक्टिव फ़ीडबैक किस तरह से दिया जा सकता है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। ग्रेड एंड मोटिवेशन, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जी, ग्रेड जो है वो मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट है उसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, अगर उसने 20 नंबर का टेस्ट किया और उसके 19 मार्क्स आए हैं, तो ये उसको मोटिवेट कर रहा है कि भाई आपने नेक्स्ट टेस्ट में इससे अच्छा एक्सप्लेन करना है, इससे अच्छा जो है वो परफॉर्म करना है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेड एंड
मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद है फियर ऑफ फेलियर। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस डर से भी पढ़ लेते हैं कि हमें नाकाम नहीं होना, हमें फेल नहीं होना, तो इस डर से पढ़ लेते हैं। ये भी एक अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप लोग स्टूडेंट्स को स्टडी में मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप लोग उसको फियर ऑफ फेलियर दें, ठीक है। उसके बाद यानी एक ये भी बात है इसमें फियर ऑफ फेलियर में, हर एक चीज़ में जो फियर है फेलियर का वो अच्छा नहीं होता है। कई बार जो है स्टूडेंट्स को इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो फेलियर के वो भी बताने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी लेसन नंबर 45 है हमारा इस फाइनल टर्म का लास्ट लेक्चर, जिसमें नॉर्म डिफरेंट ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग ऑन द कर्व है, कई ग्रेडिंग स्कीम्स के बारे में बताया हुआ, परसेंटेज ग्रेडिंग स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपकी 50% 80% जो है ना इस तरह से मार्क्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जस्ट रीड कर लेना है। ये थी आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन। होप्स हो कि आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी और आप लोगों को जो जो है शॉर्ट टाइम में आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट करवाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इतनी ख़ास जो लंबी वीडियो है वो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आ गई है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।